अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में है। ये लेक्चर नंबर 6 है, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट का। हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन में केबल्स यूज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं या ओवरहेड केबल्स होते हैं, और एक होता है अंडरग्राउंड केबल्स। तो अंडरग्राउंड केबल्स के काफ़ी एडवांटेजेस हैं, जैसा कि इसमें फॉल्ट अकरेंस जो इसकी परसेंटेज है वो कम होती है। इसमें हमारे पास जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो मिनिमम होते हैं, और इसमें जो स्टॉर्म वगैरह से या लाइटनिंग से इसके डैमेज होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, क्योंकि ये अंडरग्राउंड होते हैं। और इसमें जो पावर वोल्टेज ड्रॉप है वो मिनिमम होता है, बहुत ही ज़्यादा लो होता है। लेकिन इसका जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि इस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो इस वजह से इसको सिर्फ उन जगहों पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमारे पास ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन या ओवरहेड केबल्स इम्प्रैक्टिकल हो, मतलब वहाँ पे वो यूज़ ना हो सकते हों। जिस तरह के कोई कंजस्टेड शहर हो गए जिसमें आबादी बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस है या ओवरहेड केबल्स हैं वो पॉसिबल ना हो उसका बिछाना, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड केबल्स यूज़ किए जाते हैं। हमारे मुल्क में इस्लामाबाद में ज़्यादातर सेक्टर्स में अंडरग्राउंड केबल्स यूज़ किए गए हैं। अब आते हैं अंडरग्राउंड केबल के डेफिनेशन की तरफ। तो इन अंडरग्राउंड केबल एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कंडक्टर्स कवर्ड विद suitable insulation and surrounded by a protecting cover। अंडरग्राउंड केबल हमारे पास आम केबल्स की तरह वन और मोर कंडक्टर्स पर मुश्तमिल होता है, और उससे इंसुलेशन और प्रोटेक्टिंग कवर जो है वो सराउंडेड होती है। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एक अंडरग्राउंड केबल में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसमें ये है कि एक अंडरग्राउंड केबल जो है वो 10 स्ट्रैंडेड केबल कॉपर या एल्युमिनियम का बना हुआ होना चाहिए, ताकि उसमें वोल्टेज ड्रॉप जो हो वो कम से कम हो, क्योंकि ये दोनों मटेरियल गुड कंडक्टर्स हैं और इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो इसमें जो पावर लॉस है वो कम से कम आएगा। दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि कंडक्टर साइज़ जो है वो उसको इस तरह होना चाहिए कि इसमें कम से कम ड्रॉप आए, मतलब जो हमारे पास उस केबल के परमिसिबल लिमिट्स हैं उनमें वो ड्रॉप अगर हो, उससे ज़्यादा ड्रॉप ना आए और ओवर हीटिंग ना आए। इसी तरह जो तीसरा पॉइंट है वो करंट के बारे में है कि जो कंडक्टर का साइज़ है वो हमें इस तरह रखना चाहिए कि इसमें करंट की वजह से जो हमारे पास लोड करंट है वो उसको विथस्टैंड कर सके, उसको बर्दाश्त कर सके, और ओवर हीटिंग ना प्रोड्यूस हो, ताकि कोई फॉल्ट अकर ना हो, और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो वो भी लिमिट्स के अंदर हो, मतलब ज़्यादा ड्रॉप ना हो। अब जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि मैकेनिकल प्रोटेक्शन एक अंडरग्राउंड केबल की होनी चाहिए, क्योंकि इसको बिछाते वक्त इसको बहुत रफली हैंडल किया जाता है अंडरग्राउंड केबल को। तो वो जो रफ हैंडलिंग है वो उसको इस केबल को उसे बर्दाश्त करना चाहिए। तो इसके मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए इस पे कोई जो रिजिड मटेरियल है, जिस तरह स्टील शीट हो गए, उसमें उसका कवर होना चाहिए ताकि ये मैकेनिकल स्ट्रेसेस को बर्दाश्त कर सके। जो पांचवा अहम पॉइंट है वो ये है कि जो मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केबल के वक्त जो मटेरियल इसमें यूज़ होता है वो इस तरह हो कि उसमें उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो वो थ्रू आउट द कंडक्टर या थ्रू आउट द मटेरियल सेम हो, मतलब उसमें फिज़िकल और केमिकल स्टेबिलिटी हो, उसमें
उसकी केमिकल कंपोजिशन इस तरह ना हो कि कुछ जगहों पे हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस मिले, कुछ जगहों पे कम रेजिस्टेंस मिले और उस वजह से जो हमारा एक्स्ट्रा पावर लॉस है वो अकर हो। तो जो भी मटेरियल यूज़ हो वो रिफाइन होना चाहिए और केमिकली और फिज़िकली थ्रू आउट स्टेबल होना चाहिए। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल की तरफ। तो अगर इसके डायग्राम की तरफ हम जाएं तो इसमें आप लोगों को नज़र आएगा कि इसका जो पहला पार्ट है वो है कंडक्टर्स। तो जिस तरह डेफिनेशन में हमने कहा कि जो अंडरग्राउंड केबल होता है वो वन और मोर कंडक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। ये कंडक्टर जो है ये हमारे पास टिंड होते हैं और स्ट्रैंडेड होते हैं। तो ये स्ट्रैंडेड जो है वो फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इसको स्ट्रैंडेड बनाया जाता है, मतलब ये रेशादार होते हैं, सॉलिड कंडक्टर इसमें कम यूज होते हैं। तो ये स्ट्रैंडेड कॉपर या स्ट्रैंडेड एल्यूमिनियम से बनते हैं। इसके बाहर जो है जो नेक्स्ट लेयर है वो हमारे पास इंसुलेशन की है। तो जो अंडरग्राउंड केबल है उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पर हमारे पास पेपर भी यूज़ होता है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर होता है या वार्निश होता है या रबर के मिनरल्स होते हैं। तो इम्प्रेग्नेटेड पेपर जो है वो इस एक ख़ास किस्म का पेपर होता है जो हमारे पास जो मॉइस्चर वगैरह है या वाटर वगैरह है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है और कंडक्टर को कोरोजन वगैरह से भी बचाता है। इसके बाहर जो है लेड शीट होती है जो हमारे पास मेटालिक शीट होती है। इसका काम होता है कि इसको डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, लिक्विड्स वगैरह जो होती है या जैसा कि एसिड वगैरह हो गया या सॉइल का जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उसकी वजह से जो कंडक्टर को डैमेज कर सकते हैं उस डैमेज से ये लेड शीट इसको बचाती है। फिर इस लेड शीट पे जो है बिडिंग की जाती है। ये बिडिंग हमारे पास जूट से की जाती है। जूट जिसको हम उर्दू में पटसन भी कहते हैं, जिससे बोरियां और टाट वगैरह बनते हैं। तो उसका एक लेयर इस शीट पर किया जाता है ताकि ये इस शीट को कोरोजन वगैरह या इससे जो हमारे पास गैसेस वगैरह की रिएक्शंस होते हैं उनसे ये बचाती है। इस बेडिंग पे के ऊपर हमारे पास आर्मरिंग होती है। तो आर्मरिंग के लिए हमारे पास सख्त मटेरियल यूज़ होता है, जैसा कि हमारे पास स्टील है, स्टील के वायर यूज़ होते हैं या स्टील टेप यूज़ होता है। और आर्मरिंग का मकसद होता है ताकि इसको जो हैंडलिंग है, रफ हैंडलिंग है केबल बिछाते वक्त, तो उसमें इस केबल को डैमेज होने से इसको बचाती है। तो आर्मरिंग हमारे पास दो लेयर की भी होती है, एक लेयर की भी होती है और कुछ केबल्स में, कुछ केसेस में हमारे पास आर्मरिंग की भी नहीं जाती। जहाँ पे रफ हैंडलिंग ना हो उधर आर्मरिंग नहीं की जाती। फिर उसके बाद हमारे पास आती है सर्विंग। तो सर्विंग जो है वो आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन है वो आर्मरिंग को देने के लिए हमारे पास सर्विंग की जाती है। और सर्विंग भी हमारे पास बिल्कुल बिडिंग की तरह होती है। इसमें जूट का मटेरियल यूज होता है और उससे हमारे पास जो है आर्मर को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये थी कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स की तरफ। तो क्लासिफिकेशन हमारे पास जो है मेजर ग्रुप्स इसके हैं। लो टेंशन केबल्स आते हैं सबसे पहले, उसकी जो वोल्टेज रेंज है वो 1000 वोल्ट तक होती है। फिर उसके बाद हाई टेंशन केबल्स आते हैं, उसकी वोल्टेज रेंज 11000 वोल्ट है। फिर उसके बाद हमारे पास सुपर टेंशन केबल्स आती हैं जिसकी वोल्टेज रेंज जो है वो 22 kV से लेकर 33 kV तक होती है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स की वोल्टेज रेंज जो है वो हमारे पास क्या है, 33 kV से 66 kV तक है। और एक्स्ट्रा सुपर हाई वोल्टेज केबल की जो
है वो 66 या से ग्रेटर या 132 से ग्रेटर वोल्टेज लेवल के लिए ये केबल्स यूज होते हैं। तो ये सारे जो क्लासिफिकेशन है ये हमारे पास वोल्टेज रेंज के बेस पर की गई है कि जैसे जैसे हमारे पास वोल्टेज रेंज बढ़ता जाता है तो उसके ये नाम जो है उस तरह दिए हैं। हाई टेंशन से हाई वोल्टेज है, लो टेंशन से मतलब लो वोल्टेज के लिए यूज होते हैं। इस तरह एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा हाई टेंशन यूज होते हैं और उससे भी ज़्यादा के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल यूज होते हैं। अब हमारे पास जो कंडक्टर का नंबर है वो वेरी करता है। हमारे पास सिंगल कोर कंडक्टर्स भी होते हैं, 2 कोर भी होते हैं, 3 कोर भी होते हैं और 4 कोर भी हो सकते हैं हमारे पास। तो ये नंबर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कोर्स कितने हैं, ये मतलब ये नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं। यहाँ पे ये एक ऊपर जो दी हुई है ये सिंगल कोर कंडक्टर की का क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे ये 3 कोर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया गया है। ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये तो हमने पिछले स्लाइड में देख लिए, लेकिन यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 3 कंडक्टर्स हैं इसमें और इसमें सिर्फ एक ही सिंगल कंडक्टर है। तो 3 फेज के लिए अगर हम देखें तो उसमें हम या तो सिंगल कोर 3 केबल यूज़ कर सकते हैं या 3 कोर जो केबल है वो एक यूज़ कर सकते हैं। तो जिधर अप्रोप्रिएट हो, जो सिंगल कोर अप्रोप्रिएट हो तो सिंगल कोर यूज़ किया जाता है और अगर हमारे पास बजट कम हो तो 3 कोर जो केबल है उसको यूज़ कर सकते हैं हम। अब हम आते हैं जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है एक सिंगल कोर केबल की, उसको देखते हैं कि वो किस तरह उसका फार्मूला डिराइव करते हैं। तो ये हमारे पास एक केबल का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया गया है जिसमें ये यहाँ पे आप लोगों को ये कोर या कंडक्टर नज़र आ रहा है और इस कंडक्टर का जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, R1 है। अब जो कंडक्टर से हमारे पास आउटर जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, R2। कंडक्टर का रेडियस हमारे पास R1 है और कंडक्टर के कोर से लेकर जो आउटर शीट तक हमारे पास जो केबल का रेडियस बन रहा है पूरे केबल का वो R2 बन रहा है। अब लेट सपोज हमारे पास एक स्मॉल लेयर हम लेते हैं इंसुलेशन का जिसकी थिकनेस हम हमारे पास है dx, मतलब ये वाला जो इंसुलेशन लेयर है ये हम कंसिडर करते हैं और जो कंडक्टर से लीकेज करंट इस इंसुलेशन में फ्लो करेगा उसके लिए जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास क्या है, dx है। मतलब इतने लेंथ में ये जो dx है इतने लेंथ में लीकेज करंट फ्लो करेगा और इसका जो रेडियस है कंडक्टर के कोर से इस dx का रेडियस है वो हमारे पास x है। तो अगर हम रेजिस्टेंस के फार्मूले से इस लेयर का जो कि dx है और जिसकी थिकनेस हमारे पास dx है वो उसका अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो वो हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला जो है वो है R = ρl/a। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो लीकेज करंट के लिए अलाउड लेंथ है जो फ्लो करता है जिसमें लीकेज करंट वो dx है। तो यहाँ पे इस L की जगह जो लेंथ है उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। और जो एरिया है वो हमारे पास क्या होगा, ये सर्कुलर लेयर है तो इसमें हमारे पास जो एरिया है वो क्या आएगा, 2πx × L। 2πx इसका सरकमफेरेंस हो गया और जो L है वो लेंथ ऑफ द केबल आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, एरिया आ गया 2πx × L। तो ρl/a, तो उसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो लेंथ की जगह ds आ जाएगा और जो एरिया है वो 2πx × L हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस स्मॉल जो सेगमेंट है कंडक्टर इंसुलेशन का
उसके लिए हमने ये जो रेजिस्टेंस है ये हमने निकाल लिया। ये हमारे पास क्या आएगी, ये डी आर आएगी, डिफरेंशियल रेजिस्टेंस भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एक डिफरेंशियल लेंथ कंसिडर करके ये रेजिस्टेंस निकाली है। अब हमारे पास हमने चूंकि जो कंडक्टर से आउटर पार्ट है जो कि इंसुलेटिंग पार्ट बन रहा है, हमने इस पूरे रीजन का जो है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम इस कंडक्टर के आउटर सरफेस से लेकर जो केबल का आउटर सरफेस है इस तक, इस सेगमेंट को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जो सेगमेंटेड रेजिस्टेंस आई है उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये R1 जो है ये हमारे पास कंडक्टर का रेडियस है, R1 से लेकर केबल के रेडियस तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस जो डिफरेंशियल रेजिस्टेंस है इसको। तो यहाँ पे ये डिफरेंशियल रेजिस्टेंस आ गई, लिमिट्स आ गए, और dr को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास r आ जाएगा। अब हम जो कॉमन कांस्टेंट चीज़ें हैं वो बाहर निकाल लेंगे। तो ये जो रो, 2 पाई और एल है ये तो कांस्टेंट है, तो हम ये सारे हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिए। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या आ गया, ये 1/x आ गया। अब हमें पता है कि 1/x की जो इंटीग्रेशन है वो है ln ऑफ x। तो यहाँ पे ये ln ऑफ x की इंटीग्रेशन आ गई और ये लिमिट्स आ गई। अब इसमें बारी बारी में ये लिमिट्स पुट करेंगे, तो लिमिट्स पुट करेंगे, ये रो डिवाइडेड बाय 2 पाई ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा, रो डिवाइडेड बाय 2 पाई एल अपनी जगह आ गया। और लिमिट्स अगर हम पुट करेंगे तो ln ऑफ x की जगह हम लिमिट्स पुट करेंगे, तो ln ऑफ x माइनस ln ऑफ r1। तो ln हमारे पास नेचुरल लॉग होता है जिसका बेस जो है वो e होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो लॉग विद बेस e, नेचुरल लॉग हम इसको कहते हैं। तो अगर इस पे हम लॉग रूल अप्लाई करें तो ये ln ऑफ r2 माइनस ln ऑफ r1 हमारे पास डिवीजन वाले फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं एक लॉगरिथम में। तो नेचुरल लॉग ऑफ r2 डिवाइडेड बाय r1, इस पे लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह आ जाएगी। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इंसुलेशन का सिंगल कोर केबल के लिए, उसके लिए हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ गई, रो डिवाइडेड बाय 2 पाई एल लॉग विद बेस ई r2 डिवाइडेड बाय r1। तो इसमें बताया गया है कि अ सिंगल कोर केबल हैज अ कंडक्टर डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कंडक्टर का डायमीटर है, तो इससे हम कंडक्टर का रेडियस निकाल सकते हैं r1। एंड इंसुलेशन थिकनेस ऑफ 0.4 सेंटीमीटर, इंसुलेशन की जो थिकनेस गिवन है वो हमारे पास है 0.4 सेंटीमीटर। इफ द स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इज 5 × 10⁻14 ओहम सेंटीमीटर, ये हमें रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेशन गिवन है, रो की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस फॉर 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ द केबल, ये एल भी हमें गिवन है, 2 किलोमीटर लेंथ गिवन है कि इसके लिए टोटल रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल निकालना है। तो अगर हम इस डायग्राम की तरफ आए, यहाँ पे जो हमने पिछले, तो यहाँ पे ये कोर से कंडक्टर के सरफेस तक R1 था और कोर ही से हम कैलकुलेट करेंगे R2। तो R2 में हमारे पास क्या आ जाता है, एक तो कोर के सेंटर से इसके सरफेस, मतलब R1 भी इसमें इंक्लूडेड है R2 में, और फिर इसके सरफेस से जो बाहर का है वो इंसुलेशन का थिकनेस हमें गिवन है 0.4 सेंटीमीटर। तो R1 में इंसुलेशन थिकनेस ऐड करेंगे तो हमारे पास R2 आएगा। तो R1 तो हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं, इस डायमीटर से 1 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन था, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, तो 0.5 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब लेंथ ऑफ द केबल जो है वो तो हमें स्ट्रेट अवे गिवन है 2 किलोमीटर, तो 2000 मीटर हमारे पास लेंथ ऑफ द केबल आ गया। रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेशन भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो यहाँ पे हमने लिख ली। इसमें हमने जस्ट ये किया है कि इसको सेंटीमीटर से लेके गए हैं मीटर में।
तो 10 पावर 14 की जगह यहाँ पे 10 पावर 12 आ गया। अब R2 हमारे पास R1 प्लस इंसुलेशन थिकनेस है, तो R1 हमारे पास 0.5 और इंसुलेशन थिकनेस हमारे पास 0.4, तो यहाँ पे आ गया 0.9 सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे जिस तरह पिछले स्लाइड में हमने डिराइव किया है वो गिवन है, तो उसमें हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और इसकी कैलकुलेशन करके हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं।